हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलवानो आप। सो आज के वीडियो में हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो बेसिकली है बायोट-सेवर्ट लॉ। अब इस लॉ की इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी हमारी कूलम्ब्स लॉ की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहाँ पे अब हम जब आगे पढ़ेंगे कोई भी चीज़ के बारे में तो बायोट-सेवर्ट लॉ हर एक जगह पे यूज़ होगा। हर एक चीज़ की कैलकुलेशन में वी वुड बी यूजिंग दिस। हमें जब भी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ भी बात करनी होगी तो हम इसी पर्टिकुलर लॉ को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। तो चलिए समझते हैं क्या है ये लॉ। ये लॉ कहता है सबसे पहले तो जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, जो दो साइंटिस्ट हैं वो है एक बायोट, एक है सवाट। So Biot-Savart deduce a mathematical expression that gives the magnetic field at some point in space in terms of the current that produces the field. तो इन्होंने क्या किया था कि कोई भी करंट के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको निकालने का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें दे दिया था। छोटी मोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। The experimental observation includes magnetic field dB at a point P associated with a length of element dl of a wire carrying a steady current I. क्या कहता है ये? ये कहता है कि एक छोटा सा एलिमेंट है which is AB. इस एलिमेंट का जो लंबाई है वो है dl और जिस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो हो रहा है हम उसी डायरेक्शन में इसकी लेंथ वेक्टर यानी dl वेक्टर को ले लेते हैं। इस dl वेक्टर से कुछ r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P। हमें इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ये जो पॉइंट P है इसका यहां से जो दूरी है दैट इज r वेक्टर। कितनी दूरी है भाई? r वेक्टर। ठीक है। अब यहां पे जो इस छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बायोट और सवार्ट ने ये हमें बताया और फिर फाइनली कंक्लूड करके कह दिया कि इन फाइनल वैल्यूज को अगर आपको पता है तो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो इस छोटे से एलिमेंट की इस पॉइंट पी पे कंट्रीब्यूशन से। सो उन्होंने क्या कहा कि अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड डी बी है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। कितना करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस dl लंबाई के। वो मैग्नेटिक फील्ड dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि आपने जो पॉइंट P है ये इस पर्टिकुलर एलिमेंट से कितना दूर लिया है। क्या r ही दूर लिया है कि 2r दूर लिया है कि 10r दूर लिया है, कितना दूर लिया है। तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अब जब मैं बात कर रहा हूं इन सब फैक्टर्स की तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होगी? तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I टाइम्स dl अपॉन r स्क्वायर। I टाइम्स dl अपॉन r स्क्वायर। क्या आपको इतना समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो एक बार चेक करिए क्या हमने भी कुछ ऐसा ही लिखा था। हमने एक चीज वहां पे मिस कर ली। क्या मिस करी हमने? हमने कहा था कि यहाँ पे I dl और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे जिस एंगल पे ले रहे हैं उसका भी साइन से प्रोपोर्शनैलिटी है। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि dv जो है वो साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल है। तो जब हम यहाँ पे चीजों को लिख रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे साइन थीटा भी लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब क्या हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं और समझने के बाद फाइनली हमने यहां तक भी हम पहुंच चुके हैं जहां पे लिखा है आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रखेंगे तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हमने कही है कितनी है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जहां पे म्यू नॉट क्या है याद करिए, एप्सिलॉन नॉट जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो कहलाता था परमिटिविटी
और यहां पे ये जो म्यू नॉट है ये कहलाएगा permeability of free space। ठीक है, तो म्यू नॉट क्या कहेंगे? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू क्या होती है, कोई बताना चाहेगा? सोचिए सोचिए, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? इसकी वैल्यू लिखेंगे हम लोग म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। और इसकी यूनिट क्या होगी? देखिए, ये है टेस्ला में, ये है मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर ऊपर भी है, तो क्या मैं कह सकता हूं टेस्ला मीटर पर एम्पियर। देख लीजिए, टेस्ला मीटर पर एम्पियर के टर्म्स में होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर हम इसी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें पता है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक वेक्टर क्वांटिटी थी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिज्म एक वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है, क्योंकि सारे सारे फील्ड जो है वो फील्ड वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर फील्ड होती है। तो हमने इसको कुछ इस तरीके से लिखा, जहां पे हम लोगों ने मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये जो वैल्यू है यह एक यूनिट वेक्टर भी लगा दिया, एक यूनिट वेक्टर भी लगा दिया, यानी हमने एक यूनिट वेक्टर भी इंसर्ट कर दिया विच इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वेयर n कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आइडियल एंड आर। अब एक बात बताइए, जब हम आइडियल एंड आर, अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे आपका एक पॉइंट है विच इज पॉइंट P, कि जो आपका करंट एलिमेंट है ये सपोज ऐसा है विच इज डीएल वेक्टर, तो और यहां से आपके पास एक आर वेक्टर भी है, और ये जो एंगल बना रहा है दिस इज थीटा, दिस इज व्हाट, दिस इज थीटा। क्या ही समझ आया? अब अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये है डीएल वेक्टर, है ना? करेक्ट, ये है डीएल वेक्टर, ये है आर वेक्टर, ये है पॉइंट P, ये है थीटा। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं तो वो कैसे है? आई डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, डीएल वेक्टर ऐसा है, आर वेक्टर ऐसा है, किस डायरेक्शन में होने वाली है? ये होने वाली है या तो इस डायरेक्शन में या फिर ऊपर आती हो, यही डायरेक्शन है। तो देख लीजिए ये वैल्यू आती है। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जब हम लिखते हैं, इस साइन थीटा को हटाते हैं, वेक्टर फॉर्म में पूरा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है आई टाइम्स डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब क्योंकि आर वेक्टर ऊपर आया है तो नीचे भी आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये इक्वेशन सेम रहे, इसकी वैल्यूज ना बदल जाए। सो वी हैव डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई टाइम्स डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। आप देख सकते हैं ये जो वैल्यूज हैं ये कहां से निकाल के लाए हैं हम लोग। आई होप इतना क्लियर है कि जब हम वेक्टर फॉर्म में बायोट-सेवर्ट लॉ लिखते हैं तो लिखते हैं डीबी वेक्टर इज इक्वल टू आई टाइम्स डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, और जब हम स्केलर फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना चाहते हैं तो हम लिखते हैं आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P due to an element dl which is at an angle of theta between at an angle of theta। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस भी किया है। सो अकॉर्डिंग टू इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो कि हमने अभी भी पढ़ा वेक्टर फॉर्म वाला, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर to the plane of the vectors ideal and r, where plane of ideal and r is the plane of the wire। तो अगर आपने गौर किया हो तो बेसिकली ये कौन सा प्लेन है? ये वही प्लेन है जिसमें वायर प्रेजेंट है, यानी जिस प्लेन में वायर प्रेजेंट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। अब अगर मैं कहता हूं आपसे कि एक करंट कैरिंग वायर है, फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है कुछ इस तरीके से, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो सपोज आई फ्लो हो रही है, और मैं आपका जो पॉइंट है P वो एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में ले लेता हूं। इसका जो पॉइंट है P वो मैंने यहीं पे ले लिया। अब जब मैंने इसको यहीं पे ले लिया तो मैं कहूंगा कि अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट की बात करूं विच इज डीएल वेक्टर, तो क्या इस डीएल वेक्टर और ये आर वेक्टर के अंदर जो एंगल होगा वो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि
मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? 0 हो गई। ये मैग्नेटिक फील्ड 0 क्यों हुई? मैग्नेटिक फील्ड 0 इसलिए हुई क्योंकि साइन थीटा के अंदर जब मैं थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, और साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, खत्म हो जाएगी वैल्यू। क्या सिमिलरली अगर मैं एक पॉइंट क्यू लू यहां पे, और क्यू के लिए मैं इस तरीके से आर वेक्टर डिफाइन करूं, तो क्या आर वेक्टर और डीएल वेक्टर में इस बार पाई का एंगल है और साइन ऑफ पाई भी 0 होता है, इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज 0। तो ये क्या होगा? हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों केसेस में थीटा की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर पाई हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर लूप और कॉइल इज ऑलवेज मिनिमम। अभी हम कुछ देर में पढ़ने वाले हैं कि ये लूप या कॉइल किस तरीके से काम करती है, लेकिन आपको थोड़ा समझा देते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक लूप ले लूं जिसके अंदर कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे होगी और सबसे कम जो होगी वो इसकी पेरिफेरी यानी सरफेस पे होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन सीखते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने जब कूलम्स लॉ पढ़ा था तो कूलम्स लॉ पढ़ने का मेन रीजन क्या था? क्यों पढ़ा था? क्यों पढ़ना चाहिए हमें? ताकि हमें उस कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन करके जो बाकी सारी चीजें हैं वो समझ में आ सके, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, कंसेप्चुअल लेवल पे समझ में आए। तो हमने फिर से क्या करा, ये जो बायट-सेवर्ट लॉ है ये कहां पे यूज होता है, इससे हम कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाते हैं, उन सब बारे में बात करी गई है। सो मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग अ थिन स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने एक थिन लाइन चार्ज कंडक्टर देखा था, करेक्ट? तो हमने क्या किया था, एक स्ट्रेट वायर था जिसके ऊपर हमने कुछ चार्ज दे दिया और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी डिस्टेंस ऑफ कुछ डी। यहां पर हम वही काम करने वाले हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे हमने क्या किया कि एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना, कैरिंग करंट जो B से A करंट जा रहा है, ठीक है, एट अ पॉइंट P हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम AB, ठीक है। तो बेसिकली क्या करा हुआ, देख लीजिए, B से A करंट जा रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन कैसी है? ऐसी, और पॉइंट P यहां पे कहीं है। पॉइंट P की दूरी जो है वो है A। पॉइंट P की दूरी क्या है? पॉइंट P की दूरी है A, और हमें क्या निकालना है? हमें इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, समझ में आया? अब नॉर्मल सी बात है, हमारे पास जो बायट-सेवर्ट लॉ है वो एक छोटे से एलिमेंट के बारे में नॉलेज देता है, यानी अगर मैं इस पूरे बड़े से करंट की बात करूंगा तो मैं इसको डायरेक्टली बायट-सेवर्ट लॉ से नहीं निकाल सकता। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वायर के छोटे छोटे हिस्से कर देंगे और उन छोटे छोटे हिस्सों के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे एट पॉइंट P। उन छोटे छोटे हिस्सों की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे और डायरेक्शन देखने के बाद उनके कंपोनेंट्स लेंगे। कंपोनेंट में कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी और जो कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं उनको ऐड करके नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे। क्या आपको इतना समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो और अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ चीजें यहां पे हम लिखते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस छोटे से एलिमेंट को ले रहा हूं विच इज आइडियल ओवर हियर, अब यह जो छोटा सा एलिमेंट है यह कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि tan थीटा जो है L/A है, करेक्ट? और यहां पे वेरिएबल कौन है? क्या A वेरी कर रहेगा? क्या नहीं, A तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या L वेरी करेगा? क्या जैसे से एलिमेंट ऊपर या नीचे बढ़ाऊंगा, हाँ L बढ़ेगा या कम होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं L इज इक्वल टू A टाइम्स tan थीटा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो DL इज इक्वल टू A टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा। बताइए, तो क्या DL की वैल्यू आ गई A टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा? और अगर A टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा आ गई तो अच्छा टी थीटा तो लिखेंगे अभी हम यहाँ पे, क्यों? क्योंकि भाई थीटा तो वेरिएबल है। तो देख लीजिए, क्या आपके पास यही लिखा हुआ है क्या? अच्छा, एक चीज और, अगर हम इस वाले एलिमेंट को अल्फा कह रहे हैं, इस एंगल को अल्फा कह रहे हैं, तो क्या अल्फा और थीटा में कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल है। क्या अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 है और इसीलिए अल्फा की वैल्यू 90 माइनस ऑफ थीटा हो जाएगी क्या? चेक करिए, ठीक है। अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो क्या मैं एक चीज और लिख सकता हूं? क्या मैं cos थीटा को लिख सकता हूं A अपॉन R, यानी क्या मैं R को लिख सकता हूं A टाइम्स सेक थीटा? देख लीजिए,
ये सारी चीजें काम आने वाली है अभी थोड़ी सी देर के अंदर। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो मैं मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला हूं एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस एलिमेंट। कैसे लिखूंगा? म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा। साइन थीटा होता है आर वेक्टर और डीएल वेक्टर में एंगल, जो कि कितना है? अल्फा है दिस टाइम। तो दिस इज व्हाट? अल्फा। तो ये अल्फा एंगल आने वाला है साइन थीटा की जगह पे साइन अल्फा हो जाएगा अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब लिखा हुआ है आपके पास। तो हम लोगों ने क्या किया? डीबी वेक्टर को कुछ इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि यहां पे इफ वी आर वेक्टर को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा। चलिए आर वेक्टर ऐसे माना हुआ है, तो आर वेक्टर जब ऐसे मानेंगे तो ये वाला एंगल कितना होगा? हमारा जो डीएल वेक्टर है वो कैसे है? सोचिए भाई, डीएल वेक्टर कैसा है? ऐसा है। तो क्या ये वाला एंगल होगा पाई माइनस ऑफ अल्फा, और साइन ऑफ पाई माइनस ऑफ अल्फा कितना होता है? साइन ऑफ अल्फा हो जाएगा। तो उसको ऐसे कैसे लिख दिया हम लोगों ने। अल्फा को हमने थीटा में बदलेंगे तो क्या आएगा? अल्फा की वैल्यू 90 माइनस थीटा है, यानी ये बन जाएगा कॉस थीटा। तो इस कॉस थीटा को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और ये यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, क्या यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या सेम डायरेक्शन में आ रही है कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में? क्या सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएंगी? यानी इसका मतलब कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। और अगर कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है तो क्या हम कह सकते हैं सिंपल एडिशन कर देंगे? तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, जो कि एक छोटे से एलिमेंट का एक्सप्रेशन था, उसी को हमने इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल वैल्यूज निकाल ली। फाइनल वैल्यूज कहां से कहां निकालेंगे भाई? हम निकालेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम, चलिए देखते हैं, क्या मैक्सिमम से मैक्सिमम फाई 1 तक जा सकता है थीटा, और कम से कम फाई 2 तक। तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे भाई? हम लिखेंगे माइनस ऑफ फाई 2। फाई 2 है, फाई 1 है, नीचे वाला तो फाई 2 है, ठीक है। माइनस ऑफ फाई 2 से प्लस ऑफ फाई 1 तक। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। सॉरी, थीटा नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा फाई 1 है, फाई 1। देख लीजिए, तो ये क्या आया? ये आया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट वायर, जो कि थीटा 1 और थीटा 2 एंगल्स बना रहा है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो क्या यही एक्सप्रेशन बना? एक बार चेक करिए। और ये किस तरफ आया? ये किस तरफ आया? ये आया अंदर की तरफ। अगर आपने गौर किया हो तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए अंदर की तरफ थी मैग्नेटिक फील्ड, सभी एलिमेंट्स के लिए अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए हम कह सकते हैं क्या, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई उसके लिए हमें कंपोनेंट्स नहीं लेने पड़े और हमने सिंपल आंसर निकाल के सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड टू इनफाइनाइट लेंथ वायर एट अ पॉइंट पी। अब हम लोगों ने सेम चीजें वहां पर भी करी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एंगल बदला देंगे तो क्या होगा, तो हम फटाफट एक बार लिख लेते हैं इसको। सो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी लिखी जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है अभी? डी दे रखी है क्वेश्चन में। सो 4 पाई डी साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2। क्या इस केस में हम कह सकते हैं कि फाई 1 की वैल्यू और फाई 2 की वैल्यू 90 डिग्री है, और हमें पता है साइन ऑफ 90 कितना होता है? 1 होता है। तो अगर साइन ऑफ 90 1 होता है तो क्या बी ऑफ पी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी आ गई। ये क्या आ गई? ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। आई होप इतना समझ में आया है, कोई भी दिक्कत नहीं है और 100% क्लैरिटी है यहां तक। अगर सब कुछ यहां तक क्लियर है तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या आंसर वही बन रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर वही बन रहा है जो हमने यहाँ पे निकाला है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द मेन क्रक्स क्या था? फाई 1 और फाई 2 को ढंग से लिखना। अगर आपने यहाँ से फाई 1 और फाई 2 को ढंग से लिख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जहां पे इस बार पॉइंट पे यहाँ कहीं लाई कर रहा है और वायर जो है इस बार कुछ नीचे की तरफ है, ऊपर नहीं है। तो हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी कैसे लिखी जाती है। सो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लिखी जाती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी into sine of phi 1
प्लस साइन ऑफ फाई टू। क्या ऐसे ही लिखी जाती है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो इस वाले केस में क्या मैं फाई वन की वैल्यू लिखूंगा 90 माइनस ऑफ अल्फा वन और फाई टू की वैल्यू लिखूंगा माइनस ऑफ 90 माइनस ऑफ अल्फा टू। ठीक है भाई। नेगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि एक एंड जिसका ऊपर होना चाहिए था, इस बार मुझे नीचे आना पड़ रहा है उसके लिए। तो अब अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं फाई वन की वैल्यू को और फाई टू की वैल्यू को, तो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट पी वो बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू, हाँ भाई, फाई वन की वैल्यू क्या लिखेंगे? 90 माइनस ऑफ अल्फा वन। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा वन। फाई टू की वैल्यू क्या लिखेंगे? नेगेटिव ऑफ 90 माइनस अल्फा टू, यानी यहां पे क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ अल्फा टू। चेक कर लीजिए एक बार, मैं इसको पूरा ढंग से लिख देता हूं एक बार। फाइनली म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी ही है ना भाई? हाँ डी ही है। तो यहां पे आ जाएगा cos ऑफ अल्फा वन माइनस cos ऑफ अल्फा टू। क्या आपको इतना समझ में आया? तो ये आपके पास क्या आ गई? फाइनल वैल्यू आ गई। चेक कर लीजिए, क्या यही वैल्यू आ रही है? क्या परफेक्ट यही वैल्यू आ रही है? तो आज की वीडियो में हमने क्या सीख लिया है? हमने सीख लिया है कि जब भी हम बात कर रहे हैं चीजों के बारे में, जैसे कि खास तौर पे हमारा जो बेसिक लॉ है बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में, तो बायोट-सेवर्ट लॉ का एक छोटा सा जो एक्सप्रेशन, छोटे से करंट एलिमेंट के लिए जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब उस वैल्यू को हमें अलग अलग चीजों के लिए इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर हमें इस पर्टिकुलर चीजों के इंटीग्रेशन और एलिमेंट्स लेने आ गए तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी बायोट-सेवर्ट लॉ लगाने के अंदर। सो आई होप यहां तक 100% क्लैरिटी आ चुकी है आपके अंदर और आपको समझ में आ चुका है कि कैसे चीजों को अप्लाई करा जा रहा है। इसी एप्लीकेशन वाले पार्ट को हम अपने अगले वीडियो में भी चालू करेंगे और कुछ और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम बायोट-सेवर्ट लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।